स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जो हम स्टोर मैनेजमेंट की टॉपिक्स को क्लास में कवर कर रहे हैं, उसी रेफरेंस में आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज इंडेंट एंड परचेज ऑर्डर। स्टोर कीपर को ये काम भी करने होते हैं कि वो परचेज ऑर्डर भी प्लेस करता है और परचेज इंडेंट को भी वो प्रिपेयर करवाता है। क्या है ये, इसकी डिटेल क्लास आज शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीआई क्या होता है। इसे शॉर्ट में पीआई कहते हैं, परचेज इंडेंट को, और जो परचेज ऑर्डर है उसको पीओ बोलते हैं। तो पीआई और पीओ का डिफरेंस क्या है, पहले इन्हें अलग अलग समझ लेते हैं। अपने आप इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए, जो अगर हम पीआई की बात करते हैं तो ये तो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। इंटरनल तो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी तैयार किया जाता है, लेकिन औपचारिक तरीके से तैयार किया जाता है, केवल वर्बल नहीं होता, इट इज इन रिटन फॉर्म, राइट। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन फॉर्मल भी होता है। साथ में यूज्ड टू ऑथराइज द रिक्विजिशन। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी रिक्विजिशन को एक अथॉरिटी देने के लिए, एक ऑथराइज्ड करने के लिए इस पीआई को तैयार करवाया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से अभी आपको समझाऊंगी, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा मुझे आगे बढ़ने दो, मैं आपको हर चीज डिटेल में समझाने वाली हूँ। एक एग्जाम्पल बताऊंगी और सब चीज समझ में आ जाएगी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर इंचार्ज। जो स्टोर का इंचार्ज होता है, यानी हेड, जो स्टोर का इंचार्ज होता है, वो इसे तैयार करवाता है। ठीक बात है। आगे बात करते हैं। प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। हर एक चीज का एक विस्तृत ब्यौरा होता है, पूरी संपूर्ण सूचना होती है इसमें। तो इसका मतलब ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। आगे की बात करते हैं। प्रिपेयर्ड इन ईआरपी, वर्ड और एक्सेल फॉर्मेट। इसे ऑनलाइन भी प्रिपेयर करवाया जाता है, इसे ऑफलाइन भी प्रिपेयर करवाया जाता है, लेकिन करवाया ये फॉर्मल तरीके से ही जाता है। तो अगर ऑनलाइन होता है तो इसे ईआरपी फॉर्म में करवाया जाता है, और अगर ऑफलाइन होता है तो वर्ड या एक्सेल किसी भी फॉर्मेट में ये हो सकता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक एग्जाम्पल से समझो। पीआई समझना है आपको। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैं कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ। हमारे कॉलेज में अगर हमारे डिपार्टमेंट को बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो किसे कहेगा? लाइब्रेरी को। सेंट्रल लाइब्रेरी जो कॉलेज की होगी उसको। सेंट्रल लाइब्रेरी को हम अपनी जब रिक्विजिशन देते हैं, उस रिक्विजिशन को देने के लिए वो जो एक फॉर्मेट भेजते हैं, राइट, समझ रहे मेरी बात? वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। वो एक फॉर्मेट, चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, साइंस डिपार्टमेंट हो या ह्यूमैनिटीज हो, हर डिपार्टमेंट को वो फॉर्मेट भेजते हैं। उस फॉर्मेट में जो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कॉमर्स, तो कॉमर्स के जो हेड होते हैं वो अपनी रिक्विजिशन, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन से टाइटल की चाहिए, किस ऑथर की चाहिए, किस पब्लिशर की चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, क्या इसका एस्टिमेटेड रेट है या प्रीवियस रेट क्या था, वो बताते हुए इसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड ये पड़ने वाली है। इस तरह से करके एक बजट तैयार होने के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है पीआई। तो अगर एक जो लाइब्रेरी इंचार्ज है, जिसको हम कह सकते हैं ये स्टोर इंचार्ज है, ये लाइब्रेरी इंचार्ज हर डिपार्टमेंट से बुक्स की रिक्विजिशन को जब लेता है, या स्टोर इंचार्ज अपने यहाँ स्टोर की गए आइटम्स को, जिन जिन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है, उनसे रिक्विजिशन जब लेता है तो एक राइटिंग फॉर्म में लेता है। उसी डॉक्यूमेंट को हमने पीआई कहा है। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पीआई समझ में आएगा। अब अगर इसे वापस से देखते हैं कि एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तो इंटरनल इसलिए क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर इंचार्ज जो होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से ये प्रिपेयर करवाता है। ये फॉर्मल है, इसमें ऑथराइज किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट ने किस तरह की रिक्विजिशन, कितनी क्वांटिटी की दी है। रिक्विजिशन को ऑथराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्टोर इंचार्ज प्रिपेयर करवाता है। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और ईआरपी, वर्ड या एक्सेल फॉर्मेट में ये तैयार करवाया जाता है। बात समझ में आ गई? किसी भी एक फॉर्मेट में ये तैयार करवाया जाता है। अब पीआई को अगर एक डायग्रामेटिक वे में समझना हो तो कुछ ऐसा समझ सकते हो। ये एक स्टोर इंचार्ज है, ये एक रेक्टेंगल जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का इंडिकेशन है।
यहाँ एक स्टोर इंचार्ज है, स्टोर इंचार्ज में हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम पड़ता रहता है। हम मान लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट को भी काम पड़ता है, अकाउंट डिपार्टमेंट को भी पड़ता है, रिसर्च डिपार्टमेंट को भी पड़ता है, और सेल या मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ से कुछ चीजें उठाता है, यहाँ से अपनी रिक्विजिशन लगवाता है। तो इन्होंने अपनी अपनी रिक्विजिशन स्टोर तक पहुंचा दी उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट पीआई फॉर्म में स्टोर इंचार्ज की तरफ से इन डिपार्टमेंट को दिया गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जब स्टोर इंचार्ज के पास ये सारा राइटिंग फॉर्म में या ऑथराइज्ड एक लेटर आ गया रिक्विजिशन का, वो उसे फॉरवर्ड कर देता है कंसर्निंग अप्रूवर्स के पास में। कंसर्निंग अप्रूवर्स ये सीधा सप्लायर्स के पास नहीं भेज सकता, इसको समझना जरूरी है। जो स्टोर इंचार्ज के पास डिपार्टमेंटल हेड्स ने अपनी अपनी रिक्विजिशन भेजी है, यहाँ अब आगे प्रोसीडिंग होनी क्या है, अप्रूवल्स के पास में वो भेजता है। वो अप्रूवल्स कौन हो सकते हैं, अप्रूवल देने वाले लोग कौन होते हैं, वो अप्रूवल देने वाले लोग जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, अप्रूवल देने वाले लोगों में इन्वॉल्वमेंट होगा, वो इन्वॉल्वमेंट होता है रिलेवेंट डिपार्टमेंट यूजर्स का, प्लस स्टोर डिपार्टमेंट का, प्लस फाइनेंस अथॉरिटी का, और प्लस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का। हर एक तरफ से जब डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वेजिशन स्टोर को दे दी, स्टोर ने इस बात को फाइनेंस से रिलेट कर लिया, हमारा बजट क्या है, 2 लाख का बजट है, इस साल हम 2 लाख की किताबें खरीदने वाले हैं, तो 2 लाख तक की रिक्वेजिशन को कर्टेल किया जाता है, यानी यहीं तक रखा जाएगा। फिर मैनेजमेंट के पास, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। जब ये इसकी फाइनल शेप आ जाती है, पीआई की जब फाइनल शेप बन जाती है, तब वो PO बन जाता है। नाउ इट बिकम्स PO, परचेज ऑर्डर। व्हाट वी आर सेइंग, PI एक प्रोसीजर के बाद में PO में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इंटरनल एक्टिविटी है, और यही जब एक फॉर्मल शेप ले लेती है, तो जब बाहर सप्लायर की तरफ भेजी जाती है, तो ये PO फॉर्म में भेजी जाती है। PI तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, और PO एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्या ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको क्या ये वीडियो, ये क्लास समझ में आई, अगर आई तो कितनी आई, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं, और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, तब भी मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके मैसेजेस के जरिए अपने आप को वेट कर पाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, राइट। एक टीचर हमेशा अपने आप को जज करता है, सेल्फ अप्रेजल इज वेरी एसेंशियल। तो आप मुझे बताइए कि ये क्लास आपको यहाँ तक में समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आगे की बात करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप हमेशा फ्री हैं मुझसे अपनी बात को कहने के लिए, अपने कंफ्यूजन को कहने के लिए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप क्लास के जरिए अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। आप अपने शेयर कीजिए उन टॉपिक्स को जिनके ऊपर आप मेरे से क्लास चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पीआई कैसे पीओ बनता है, यहां तक की बात अगर समझ में आ गई, तो हम ये देखते हैं पीआई के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या क्या जरूरतें ऐसी होती है कि हम पीआई बनवाते हैं। तो देखो, रिक्वेस्ट इन फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्म, ये एक रिक्वेस्ट होती है जो कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्म में आती है। टू इजी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, हमारे यहाँ कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक हमारे पास में कहीं ओवरलैप ना हो जाए, अंडरलैप ना हो जाए, इस चीज को चेक करने के लिए असेसमेंट बहुत आसान हो जाता है अगर हम इंडेंट पे निगाह रखते हैं तो। टू मेंटेन द परचेज डिसिप्लिन, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, यानी स्टोर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट होता है, उसको एक अनुशासन कायम करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, पीआई की जरूरत पड़ती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक अनुशासन, एक सिस्टम डेवलप कर पाए, एक सिस्टमेटिक वे में अपना एक अरेंजमेंट कर पाए। तो आगे और एक बात है, इट हेल्प्स टू इनसाइट, अंदर झांकने में मदद करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरह की चीजें परचेज की जाती है, कब परचेज की जाती है, कितना हमारा पैसा उसमें ब्लॉक होता है, हम उसको यूज कैसे करते हैं, स्क्रैप में कितना कन्वर्ट होता है, कितना हमारा पैसा बर्बादी की तरफ जा रहा है, इन सब चीजों का फाइनल असेसमेंट करने में पीआई बहुत मदद करता है। तो ये कह सकते हैं अंदर की झांकने की एक खिड़की होता है पीआई, स्टोर के अंदर झांकने की खिड़की है पीआई। पीआई के ऊपर पूरी तरह से स्टडी करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोर में मेंटेनेंस किस तरीके से चल रहा है। ये बात समझ में आ जाती है। तो पीआई के अब जरा कंटेंट की बात करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो कंटेंट इसमें होता है, इसमें इंडेंट का नंबर होगा, जो भी नंबर है उस इंडेंट का, परचेज इंडेंट का नंबर आएगा, उस पर उसकी डेट भी आएगी, इंडेंट किस तरीके का है, किस तरह की रिक्वेजिशन आई है वो आएगा, किसने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्टेड बाय, उसका नाम आएगा, उसके डिपार्टमेंट का नाम आएगा, एंड इंडेंट अप्रूवल डेट,
ये इंडेंट अप्रूव कब होगा उस डेट को भी इसमें मेंशन किया जाता है। ये तो इसका कंटेंट हो गया। और किन किन इंफॉर्मेशन को इसमें लिया जाता है, जैसे आइटम का डिस्क्रिप्शन, किस तरह का आइटम इसमें जुड़ रहा है, किस तरह की चीज चाहिए, केमिकल है, हजार्डियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी कुछ है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस यूनिट में से मेजर किया जाता है, लिक्विड है तो लीटर में किया जाता होगा, सॉलिड है तो यूनिट्स में किया जाता होगा, हो सकता है उसे किलोग्राम में किया जाता हो, किस मेजरमेंट में, उसका यूनिट मेजरमेंट क्या है उसमें मेंशन करना, स्टॉक की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो मेंशन करना, प्रीवियस परचेज रेट क्या थी ये भी मेंशन की जाती है। अगर कोई केमिकल खरीदा जा रहा है या बुक खरीदी जा रही है तो लास्ट टाइम इस बुक की कीमत क्या रही थी, किस रेट पे से खरीदा गया था, ये मेंशन किया जाता है ताकि ये वेरिएशन निकाला जा सके कि कोई एक चीज 500 रुपए की किताब अगर लास्ट टाइम हमने खरीदी थी, आज मार्केट में रेट अगर उसकी 800 रुपए हो गई है तो क्या हम इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसकी वैल्यू वर्थ क्या है, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीजों की कैलकुलेशन इन सब से लगाई जाती है। उसके बाद वैल्यूएशन किया जाता है, क्वांटिटी और उसकी प्राइसिंग के साथ में उसका वैल्यूएशन हो जाता है। एंड लास्ट वन इज रिमार्क, क्या रिमार्क, कोई स्पेशल रिमार्क हो तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन है जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन हो, इट्स टोटली डिपेंड्स, इट टोटली वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमें पीआई क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अगर पीआई समझ में आ जाता है तो नाउ इट बिकम्स पीओ, क्योंकि पीआई जब फाइनल शेप ले लेता है, अप्रूवल मिल जाती है और यह सप्लायर तक पहुंचा दिया जाता है तो अब बन जाता है ये पीओ। तो पीओ क्या हुआ, सबसे पहले इट इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। ये अगर इंटरनल था तो ये बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बायर, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्लेस किया जाता है, इसीलिए बायर का नाम लिखा जाता है। सेंड टू सप्लायर, ये सप्लायर तक भेजा जाता है। एंड क्रिएट्स लीगल बाइंडिंग, ये खास बात है, बायर और सेलर दोनों के लिए ये लीगल बाइंडिंग का काम करता है। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कहता है आपने ये ऑर्डर इस डेट पे इस क्वांटिटी के लिए लगाया था तो आप इसका पेमेंट करेंगे। और सप्लायर के लिए बाइंडिंग होती है कि ये जो ऑर्डर जिस ऑर्गेनाइजेशन से जिस डेट और जिस क्वांटिटी के लिए आया है उसकी सप्लाई से टाइमली और उसी क्वालिटी की देनी है। तो ये लीगल बाइंडिंग क्रिएट करता है। यहां तक समझ में आ गया, ये पीओ होता है। अब इस पीओ के टाइप्स की बात करते हैं। 4 तरह के पीओ होते हैं, 4 तरह के जनरली पीओ होते हैं। अलग अलग कंपनी में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकते हैं, पर इसे एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन देने के लिए मैंने इसे 4 में क्लासिफाई किया है। एसपीओ स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, पीपीओ प्लान्ड परचेज ऑर्डर, बीपीओ ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर एंड सीपीओ कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर। नाम सुन लो, एसपीओ, बीपीओ, पीपीओ, सीपीओ, बात समझ में आ रही है। अब ये पीओ तो परचेज ऑर्डर है ही है। अब ये जो पहला लेटर है इनका एस, पी, बी एंड सी, ये ऑर्डर जो लेटर का है ये आपको समझ लेना चाहिए कहता क्या है। द फर्स्ट वन इज एसपीओ, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। व्हाट इट इज, स्टैंडर्ड का मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है परचेज ऑर्डर का। इसमें एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ इंक्लूड करता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन देता है। इसमें ये मैसेज मेंशन होता है कि वन टाइम ऑर्डर होगा, बार बार कोई बदलाव नहीं होता, जो भी सारी बात कहनी है एक साथ कह दो और वो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर बन जाता है, यानी वन टाइम ऑर्डर होता है, राइट। जनरली बिजनेस कंसर्न एसपीओ को यूज करती है। नेक्स्ट इज पीपीओ, प्लान परचेज ऑर्डर। प्लान परचेज ऑर्डर का मतलब है इसमें सब कुछ मेंशन होगा एसपीओ के जैसा ही, बट डेट नहीं मेंशन होती, डेट अनआइडेंटिफाइड होती है, अनडिफाइंड होती है। जब जरूरत होगी तब डेट उसमें लिख दी जाती है, वो हो जाता है प्लान्ड परचेज ऑर्डर। जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको अपनी प्लानिंग बता देंगे। बीपीओ यानी ब्लैंकेट, इसमें हम क्वांटिटी को अनडिफाइंड रखते हैं, कितना चाहिए, कब चाहिए, यह हम कह नहीं सकते। एज पर द कंजम्पशन हम बता पाएंगे कि हमें कितना चाहिए, कब चाहिए। कभी कभी चीजों का कंजम्पशन किस रेट पे होगा इसका एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता। टोटली डिपेंड ऑन द डिमांड एंड टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ऐसी स्थिति में आप क्वांटिटी मेंशन नहीं कर पाते, तो जिस भी क्वांटिटी में चीजें चाहिए होंगी तो एज पर द रिक्वायरमेंट उसमें मेंशन की जाती है, दैट इज ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। आगे की बात करते हैं सीपीओ यानी कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और इसमें
ये कहा जाता है आप हर चीज बता दीजिए, जब आपको जरूरत होगी हम आपको फ्यूचर में गाइडलाइन दे देंगे। जब भी आपकी जरूरत होगी आपको गाइडलाइन में बता दिया जाएगा इसको कैसे कब कहाँ यूज करना है। तो इसमें गाइडलाइन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, फ्यूचरिस्टिक होता है ये। तो एसपीओ, पीपीओ, बीपीओ एंड सीपीओ आर द टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर। आगे की बात करते हैं, 3 तरह की टर्म्स यूज की जाती है परचेज ऑर्डर की। जब हम बात करेंगे 3 तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बर्डन, एक वजन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन पीओ लगाती है उसके ऊपर एक बर्डन होता है कि पीओ लगने के बाद उसे अपनी लीगल बाइंडिंग्स को पूरा करना है, पेमेंट देने हैं और टाइमली रिसीविंग लेनी है। रिलीज, जब भी एक पीओ फाइनल शेप ले लेता है तो अकाउंट सेक्शन अपना एक अमाउंट जितना उसका है उसको रिलीज करता है, एक प्रोविजन बना लेता है कि यस ये अमाउंट अब यूज होनी है पेमेंट फॉर्म में। और अकाउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जब हमारे पास सप्लाई आ जाती है तो इस रिलीज जो अमाउंट हमने प्रोविजन बनाया है उसको पेमेंट फॉर्म में कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है अकाउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टर्म पता होनी चाहिए पीओ के, जब भी क्लास को या कंसेप्ट को समझ रहे हो। अब हम ये कह सकते हैं, लास्ट लेते हैं टॉपिक, पीओ के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फायदा होता है पीओ का। तो देखो, पीओ से पेमेंट इंप्रूवमेंट मिलता है, पीओ के लगने से ही लीगल बाइंडिंग क्रिएट होगी, लीगल बाइंडिंग से आपका रेपुटेशन रिलेट करता है, रेपुटेशन आपकी गुडविल को शो करता है। तो इम्प्रूव पेमेंट जो सिस्टम है वो इससे हेल्प मिलती है। इजी इन्वेंट्री ट्रैकिंग होती है, हमारे पास कितनी चीज कब आई, कितनी चीज कितनी यूज हुई, कितना सेल किया, प्रॉफिट मेंटेन कितना किया, कॉस्टें कितनी आई थी और अब कितना हमारा नुकसान हुआ, चाहे लॉस में हुआ, थेफ्ट से हुआ, चोरी होने से हुआ, या कुछ झीझक हो गई उससे हुआ, जो भी कुछ है उससे पता लगाता है कि इन्वेंट्री ट्रैकिंग क्या है, हमारी जो इन्वेंट्री है स्टॉक में उसको ट्रैक करने में मदद मिलती है, ये भी एक फायदा होता है। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी पीओ की वजह से हम प्रूव कर पाते हैं। पीओ के स्टडी से हम ये पता लगा पाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की क्षमता कितनी कुशलता से है। होपफुली पीआई एंड पीओ डिटेल में समझ में आए होंगे, और अंतर की बात अगर हम करते हैं तो जरूर समझ में आएगा। जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है यही एक प्रोसेस के बाद जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है और बाहर निकल जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो इट बिकम्स पीओ, परचेज ऑर्डर, एंड अदरवाइज इन इनिशियल स्टेज इट इज पीआई। ये इसका बेसिक अंतर है। पीआई इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्विजिशन ली जाती है और इस रिक्विजिशन को अप्रूवल के बाद एक फाइनल शेप पीओ फॉर्म में दिया जाता है और पीओ को सप्लायर्स को दिया जाता है, उसके बाद हम परचेज करते हैं, बाय करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली, माय चैनल रेगुलरली। आप जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और बोलते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।